हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का पाठ 11 समाज विद्या का जो भी सामाजिक विज्ञान है उसका पाठ 11 भारत जल संसाधन उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने जल स्रोत में किस किस का समावेश होता है उसके बारे में जाना था। तो एक बार चर्चा कर लेते। वृष्टि जल अर्थात क्या होता है? तो जो बारिश का जो पानी है वो हमारा वृष्टि जल में आ जाएगा। भूपृष्ठीय जल यानी जमीन के अंदर का जो पानी है जो हमें भूमि पर मिलता है वो भूपृष्ठीय जल हो जाएगा। और भूमिगत यानी कि जो खुदाई के माध्यम से जो हमें पानी मिलता है वो हो गया भूमिगत जल। ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट देखा था जल संसाधन एवं उपयोग। जल संसाधन के उपयोग, किस तरह से हम जल संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सिंचाई के लिए करते हैं और अलग अलग बहुउद्देश्य की योजनाओं के माध्यम से हमने जल का उपयोग किया है। कई राज्यों को उसको जो भी उसका बेनिफिट मिला हुआ है। फिर उसका बाद का टॉपिक हमने देखा था जल संकट, कि वर्तमान की जो स्थिति है, जिस हिसाब से पानी का दुरुपयोग होता जा रहा है, दुर्व्यय बढ़ रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि भविष्य में हमारी जो भी आने वाली भावी पीढ़ी है उसे जल मिलेगा नहीं। तो भविष्य की इस मुसीबत से बचने के लिए हमें वर्तमान में ही जल संकट की समस्या का समाधान करना होगा। हमें सावधानी पूर्वक जल का उपयोग करना होगा। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जल संसाधनों की सुरक्षा एवं व्यवस्थापन के बारे में देखेंगे कि हम जल संसाधन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि उपलब्ध जल मर्यादित है, यानी जो भी हमें पीने के लिए पानी मिला है वह कैसा है? मर्यादित है। इसका विवरण भी असमान है, यानी कि ये जो बटा हुआ है पानी, ये भी बहुत ही असमान तरीके से बटा हुआ है। साथ में प्रदूषित जल है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग तथा पर्याप्त जल की प्राप्यता के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। संसाधन है जिसका सीधा संबंध समग्र जीव सृष्टि के साथ जुड़ा है। जल संसाधन को सुरक्षा के उपयोग के अलग अलग स्तर पर करने की आवश्यकता है, यानी जल को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमें अलग अलग तरीके कार्य करने पड़ेंगे। जल संसाधन की सुरक्षा जल संरक्षण के रूप में जानी जाती है, यानी जल संसाधन की जो सुरक्षा की जाती है उसे जल संरक्षण के नाम से भी जानते हैं। जल संचय के लिए अधिक से अधिक जलाशय, नदी बेसिन और के साथ में जो दूसरी नदी बेसिन होती है उसको जोड़कर भूमिगत जल स्तर को ऊपर लाने का कार्य भी किया जा सकता है। जल एक राष्ट्रीय संपदा है। जल जो है वो, कोई कहे कि हमारी निजी संपत्ति है तो यह गलत है। जल एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में मानी जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा जल प्लावित क्षेत्र और उसका विकास। जल प्लावित क्षेत्र एक प्राकृतिक इकाई है, यानी उसका ही एक प्रकृति का एक भाग है। इसका उपयोग अनुकूलता के अनुसार छोटे छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में विकास करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी देश के अंदर जो भी सुधार हो रहे हैं, या मतलब नई फैक्ट्रियां बन रही हैं, या मतलब सिंचाई की जो सुविधाएं दी जा रही हैं, इन सभी सुविधाओं में ऐसे जो जल जहाँ से मिलता है उसका वर्गीकरण किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नदी बेसिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पानी नदी एवं उसकी जो भी शाखाएं होती हैं उससे बहकर एक स्त्राव क्षेत्र बनाता है। मूल रूप से शाखा नदी का बेसिन विस्तार ही है। ऋतु के अनुसार होने के कारण इस नदी का पानी बहकर आगे जाता है, यानी जब बारिश की ऋतु आती है तो बारिश की ऋतु में नदी नाले भर जाते हैं और उसका पानी फिर जो भी है बहकर दूसरी जगह तक पहुंचता है। इससे और क्या होता है कि किसी और नदी से मिल जाता है। और इसमें जमीन एवं नमी संरक्षण, जल संचयन, वृक्षारोपण, बागायत,
फिर गौचर विकास एवं सामुदायिक भूमि संसाधन के उत्पादन संबंधित कार्यक्रमों का भी समावेश होता है। कार्यक्रमों के माध्यम से भूमि क्षमता तथा लोगों की स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखना होता है। इसे राज्य सरकारों ने कई योजनाएं शुरू की हैं, यानी कि जो भी जल प्लावित क्षेत्र जो हैं उसका यूज़ करके, उसका उपयोग करके राज्य सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि जिन क्षेत्रों के अंदर जल उपलब्ध नहीं है तो वहाँ भी आसानी से जल मिल जाए। आपने देखा होगा कि कई नहरों का निर्माण किया है, कई जगह तालाब की रचना करवाई है। तो इस माध्यम से भी लोगों तक, हर गांव तक जल पहुंचाने की कोशिश की गई है। वृष्टि जल संचयन, वृष्टि जल को रोक कर, वृष्टि जल यानी बारिश का जो पानी होता है उसे रोक कर, यानी जो वो बह जाता है तो उसकी ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसकी वजह से पानी एक जगह एकत्रित हो सके। विशिष्ट पद्धतियों के द्वारा किया जा सकता है। तो उन पद्धतियों में हम कुएं को, छोटे छोटे बांध, खेत, फिर तलैया यानी कि छोटे छोटे जो ताल बनाए जाते, इन सभी का हम समावेश इस प्रक्रिया में कर सकते हैं। इन माध्यमों के द्वारा जल संचयन होता है। यहाँ भूमिगत जल स्तर भी है। ऐसा करने से घरेलू एवं कृषि आवश्यकता पूरी हो सकती है। यानी बारिश का पानी जो है उसे क्या करेंगे, उसे एकत्रित कर लेंगे, अलग अलग तरीके से एकत्रित करके, और फिर जब बारिश का मौसम नहीं रहता है तो उसके बाद के समय में हम उसका उपयोग जो भी घरेलू काम है, यानी घर के जितने भी काम होते हैं उन कामों के लिए एवं कृषि के लिए, खेती करने के लिए, सिंचाई के लिए हम इसका पानी का उपयोग कर सकते हैं। अब वृष्टि जल संचय के मुख्य उद्देश्य, क्यों पानी का जो भी मतलब बारिश का पानी है उसे क्यों एकत्रित करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है आपका कि भूमिगत जल को एकत्र करने की क्षमता बढ़ाना तथा उनके जल स्तर को बढ़ाना, यानी जमीन के अंदर का जो पानी है उसकी जो भी क्षमता कम होती जा रही है उस क्षमता को बढ़ाने के लिए भी जल स्तर का मतलब जो भी ये वृष्टि जल संचय है इसका उपयोग करना चाहिए। फिर है जल प्रदूषण घटाना। मतलब जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से क्या होता है कि पानी बहकर नदी नालों में, यानी कि जो जगह पे गंदगी है ऐसी जगह में बहकर जाता है और ये प्रदूषण इकट्ठा करता है। तो अगर हम पानी का सही से उपयोग करते हैं और उसका सही से संचय करते हैं तो ऐसी जो समस्या हैं, जगह जगह खड्डे भर जाना और मतलब गंदगी जहाँ पे कचरा है तो वहाँ पे पानी का भर जाना, तो उससे प्रदूषण ज़्यादा फैलता है, तो इसको हम रोक सकते हैं। तीसरा है भूमि जल की गुणवत्ता सुधारना। जमीन के अंदर का जो भी पानी रहा हुआ है उस पानी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए स्थल मार्गों को जल भराव से बचाना। जैसे कि अगर नदी नाले और कुएं या तालाब बनाए गए हैं तो जो जगह जगह पे जहाँ पे लोग रहते हैं ऐसी जगह में जो पानी भर जाता है तो उससे भी इसे बचाया जा सकता है। सतह से बह जाने वाले पानी की जल राशि घटाना। फिर है गर्मी एवं लंबे शुष्क समय में पानी से घरेलू आवश्यकता पूर्ण करना। पानी की बढ़ती मांग को पूर्ण करने के लिए बड़े शहरों से बहुमंजिली आवासों के बीच वर्षा के पानी का संग्रह हो, इसलिए भूमिगत टांकियां एवं जल जमीन में उतरे ऐसी व्यवस्था करना। यानी वृष्टि जल संचय कैसे कर सकते हैं कि जो भी बहुमंजिली इमारतें होती हैं, यानी जो आज के समय में जो फ्लैट्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, तो वहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए तो पहले से ही अंडरग्राउंड टांकी, जो भूमिगत टांकी होती है उसकी व्यवस्था की जाए, जिससे जो भी वृष्टि जल का पानी है यानी कि बारिश का जो भी पानी है वो संग्रहित हो जाए और जब गर्मी जैसे सीजनों में या पेड़ पौधों में डालने के लिए इसका उपयोग किया जा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जल व्यवस्था के लिए निम्नलिखित मुद्दे ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप जल व्यवस्था करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या, किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला है बाग बगीचे, वाहन, शौचालय तथा वॉश बेसिन में उपयोग लिए जाने वाली पानी का मितव्ययिता पूर्ण करना चाहिए। यानी कि जो भी पानी हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि बाग बगीचों में डालने के लिए उपयोग कर रहे हैं, वाहन को धोने के लिए कर रहे हैं, शौचालय के लिए कर रहे हैं, तो जो भी हमने वृष्टि जल को संचय किया है उसका उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं।
फिर है दूसरा पॉइंट, लोक जागृति उत्पन्न कर तथा जल संरक्षण एवं उसके कुशल व्यवस्थापन से संबंधित प्रवृत्तियों में सहयोग बढ़ाना। यदि आपके आसपास में कहीं वृष्टि जल संचय की कोई भी आयोजन हो रहा है कहीं भी, तो आपको उस आयोजन में हिस्सेदार बनना चाहिए और लोगों तक इसकी जागृति फैलानी चाहिए। उपयोग में लिए गए पानी को जितना संभव हो उतना पुनः उपयोग में हो सके ऐसा प्रयत्न करना। आप एक और तरीके से भी बारिश के मतलब जो भी पानी है उसको बचा सकते हो, कि जैसे आपने कोई कुछ काम करने के लिए आपने पानी लिया, तो यदि अगर ऐसा हो सकता है कि उस काम को करने के बाद वह पानी किसी और काम में आ जाए, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम सब्जी वगैरह धुलते हैं, तो सब्जी वगैरह का जो भी पानी होता है उस पानी को हम चाहें तो बाग बगीचों में डाल सकते हैं, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, जो भी हमारे घर में जो हमने पौधे छोटे बड़े लगा रखे हों तो उसमें हम डाल सकते हैं, या उस पानी से आप फर्श धुलने के लिए भी काम ले सकते हैं। फिर है जलाशयों को प्रदूषण से बचाना। सबसे मुख्य पॉइंट जो है वो ये है कि जलाशय यानी कि जो भी हमारे आसपास कहीं भी यदि नदी तालाब नाले हैं, नहरें हैं, तो उसे प्रदूषित होने से हमें बचाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो भी हमारे घर का जो भी कचरा होता है, या मतलब जैसे कई जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि पूजा पाठ की जो भी विधि के बाद में जो भी सामग्री बचती है, जो कचरा निकलता है, उस कचरे को लोग जाके नदियों में और तालाब में फेंक आते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो तालाब का पानी प्रदूषित हो जाता है। तो हमें उसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। हो हमें ऐसी एक व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे यह मतलब जो तालाब का पानी या नदी का पानी इन चीज़ों को फेंकने की वजह से जो प्रदूषित होता है तो वो हो नहीं। फिर है जल स्त्राव की सभी इकाइयों में कुएं, ट्यूबवेल, खेत तलैया आदि का उपयोग बढ़ाना। जितना हो सके उतना हमें कुएं और ट्यूबवेल का उपयोग करना चाहिए। उसमें हम जो भी मतलब बारिश का पानी उसको संचय कर सकते हैं। फिर भूमिगत जल का उपयोग करने वाली इकाइयों पर ध्यान देना। और लास्ट पॉइंट है जल संचय स्थानों की दुर्दशा तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए पानी की पाइपों का तुरंत रिपेयरिंग करना। यानी कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों में या हमारे घर के आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पे कहीं भी जो भी पानी की पाइप है वो लीकेज होती है, उसकी वजह से जितना भी पानी होता है वो सब जो भी रोड होते रास्ते होते वहाँ पर बहकर चला जाता है और वह बिन उपयोगी बनता है, उसका कोई भी उपयोग किया जा सकता नहीं है और वो प्रदूषण फैलाता है, जमीन प्रदूषण फैलाता है। तो ऐसी चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। यदि कहीं भी इस तरह की पाइप लीकेज है तो हमें तुरंत ही उसको रिपेयर कराने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको इसका जो भी स्वाध्याय है उसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। ओके, थैंक यू।